हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं। Theories of international trade tend to explain the nature and movement of international trade। तो जो थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वो एक्सप्लेन करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के मूवमेंट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इन थ्योरीज को हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट इज क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज, जिसके अंदर मर्केंटाइलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हैग्जरोलिन थ्योरी आती है। वेयर एज मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज में आपकी कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी एंड पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज। सो स्टार्ट करते हैं विद country based theories, or you can say classical country based theories. So the first one is mercantilism. So this theory was popular in the 16th and 18th century. तो mercantilism theory जो है वो 16th और 18th century में बहुत ज़्यादा popular हुई थी। So during that time the wealth of the nation only considered of gold or other kind of precious metal। तो उस टाइम पे जो wealth थी नेशन की उसको कैसे हम चेक करते थे कि आपकी कंट्री के पास कितना गोल्ड है या फिर कितने प्रीशियस मेटल्स हैं। सो द थ्योरीज सजेस्टेड दैट द कंट्रीज शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड अदर काइंड्स ऑफ मेटल मोर एंड मोर। तो फिर जो थ्योरीज थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कंट्रीज को कि आपको अगर अपने नेशन की वेल्थ को इंक्रीज करना है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड्स और बहुत सारे प्रीशियस मेटल होने चाहिए, तभी आपकी जो वेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। मर्केंटलिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड स्टेटेड दैट ऑल दीज प्रीशियस स्टोन्स डिनोटेड द वेल्थ ऑफ नेशन। तो मर्केंटलिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि जो ये प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड और अदर मेटल्स, ये डिनोट करते हैं आपके वेल्थ ऑफ नेशन को। सो मर्केंटलिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टेटेड दैट ऑल दीज प्रीशियस स्टोन्स डिनोटेड द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वो क्या बिलीव करते थे कि ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं, किसी भी नेशन के वेल्थ को। सो दे बिलीव्ड दैट अ कंट्री विल स्ट्रेंथन ओनली इफ द नेशन इंपोर्ट्स लेस एंड एक्सपोर्ट्स मोर। वो ये भी बिलीव करते थे कि अगर आपको कंट्री को अपने स्ट्रेंथन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नेशन के इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। सो एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफर्स। तो एडम स्मिथ ये मानते थे कि जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है अलग अलग कंट्रीज की वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग है, तो उसी पर डिपेंड करती है कि उनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसी होगी। ही स्टेटेड इन हिज थ्योरी दैट पर्टिकुलर कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स इन विच इट इज एबल टू प्रोड्यूस विद द full of its efficiency and a lower cost and exchange those goods with other countries that require greater efficiency and higher cost। So एडम स्मिथ बोलते हैं कि कंट्री किस तरीके से डिसाइड करेगी कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करेगी और कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसको वो इम्पोर्ट करेगी। तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है उन्हें वो गुड्स बनाने चाहिए जो वो बना सकते हैं फुल पोटेंशियल के साथ और जिनमें जो है कॉस्ट भी कम लगे। सो ऐसे गुड्स वो अपनी कंट्री में बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे, वेयर एज ऐसे गुड्स जिनमें आपको ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है और जिनमें आपकी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ऐसे गुड्स आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस ओनली इफ ईच ऑफ द टू कंट्रीज कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्युटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट देन द अदर कंट्री। सो एडम स्मिथ ने बोला कि दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब वो दोनों में से एक कमोडिटी को एब्सोल्युटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट में बनाती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ही फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन अदर नेशन। तो उन्होंने किस पे फोकस करा, एक कंट्री की एबिलिटी पे कि वो किस तरीके से दूसरी कंट्री से वही प्रोडक्ट को कम दाम में बना सकती है और एफिशिएंटली बना सकती है। सो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड नॉट बी रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो ट्रेड है अमंग डिफरेंट कंट्रीज
कंट्रीज उसको रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए बाय गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। ही स्टेटेड दैट ट्रेड शुड फ्लो नेचुरली अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। उन्होंने बोला कि जो ट्रेड है उसको नेचुरली फ्लो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो मार्केट की फोर्सेस हैं, लाइक डिमांड एंड supply. Let us now discuss the example of absolute advantage theory. So suppose there are two countries, country 1 and country 2, and two commodities, commodity A and commodity B. So जो country 1 है वो commodity A बनाती है with 10 labor units और B with 20 labor units. Similarly country 2 बनाती है with 20 labor units and B बनाती है 10 labor units. Now country 1 has absolute cost advantage in production of A and country 2 has absolute advantage in the production of B. So we talk about an absolute cost differences in cost because each country can produce one commodity at an absolutely lower cost देन दी अदर। तो एडम स्मिथ ने स्टेट किया जो आपके एब्सोल्यूट डिफरेंसेस हैं कॉस्ट में हर एक कंट्री की, तो वो ये दिखाते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है ओवर एंड अबव द अदर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो इस केस में क्या होगा कि आपस में जो है वो ट्रेड पॉसिबल है जहाँ पे एक कंट्री के पास एडवांटेज है ओवर एंड अबव दूसरी कंट्री के कि वो लोअर कॉस्ट में गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। स्मिथ stated that the wealth should not be judged by how much gold and silver it has but by the standard of living of the people। तो स्मिथ ने क्या बोला कि जो वेल्थ है आपके नेशन की उसको आपको गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी से जज नहीं करना है, बट आपको कैसे जज करना है उसको बाय सीइंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जैसे कि हम मर्केंटलिज्म थ्योरी में बात कर रहे थे कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो किससे जज किया जाता है, बाय द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस मेटल दैट अ कंट्री हैज। सिमिलरली स्मिथ ने बोला यहाँ पर हम वेल्थ ऑफ नेशन को गोल्ड और सिल्वर से जज नहीं करेंगे बट बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अब इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी था। सो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन वेदर ट्रेड विल एग्जिस्ट इफ एनी ऑफ द टू कंट्रीज प्रोड्यूस बोथ द गुड्स एट लोअर कॉस्ट। तो ये जो थ्योरी थी ये वहां पर फेल हुई जहां पर ये एक्सप्लेन करना था कि अगर दोनों ही कंट्रीज दोनों ही गुड्स को लोअर कॉस्ट में बनाएंगे तो उस केस में ट्रेड होगा या नहीं। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। Next is theory of comparative advantage. So theory of comparative advantage was first developed by David Ricardo in 1817. So he gave the theory of comparative advantage because of the challenge faced by the absolute advantage theory. तो उन्होंने डेविड रिकार्डो ने क्यों ये थ्योरी को डेवलप किया, क्योंकि उनको ओवरकम करना था उस चैलेंज को जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के पास था कि अगर दोनों ही कंट्रीज लोअर कॉस्ट में दोनों ही गुड्स को बनाएंगे तो उस केस में ट्रेड एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सो David focuses on the relative efficiency rather than absolute efficiency of the countries for producing goods। अब डेविड रिकार्डो ने किस पे फोकस किया, तो उन्होंने रिलेटिव एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस किया rather than absolute efficiency। So with the help of two countries and two commodities model, he explained that a country should produce only those goods which it is able to produce with full of its efficiency। उनको ये देखना है कि कौन सा ऐसा गुड है जिनको वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो ने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1871 में डिस्कस की थी। तो कुछ अजम्पशन है इस थ्योरी के, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के। सो देयर आर ओनली टू कंट्रीज एंड दे प्रोड्यूस टू गुड्स। अब इस थ्योरी में जो पहला अजम्पशन है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कंट्रीज होनी चाहिए और वो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स बनाएंगी, और लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाएगा वो सिर्फ लेबर है, और जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करोगे तो आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स। सो ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजेनियस। यहाँ पे ये भी अज्यूम किया जाता है कि जितनी भी लेबर की यूनिट्स हैं वो एक जैसी हैं, होमोजीनियस है। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके परफेक्टली मोबाइल होते हैं जब आप विद इन द कंट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन परफेक्टली इमोबाइल होंगे जब हम बिटवीन टू कंट्रीज की बात करेंगे। तो जब विद इन द कंट्रीज हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके जाना है तो वो तो मोबाइल होंगे, लेकिन जब हम बिटवीन कंट्रीज उसको ट्रांसफर करेंगे या शिफ्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। सो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज कंसर्न। सो जो लास्ट अजम्पशन है वो ये है कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को
हमने अज्यूम किया है कि हमारे रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। सो क्या डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी किसी भी एंटिटी की वो प्रोड्यूस करती है ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में यहाँ पर एबिलिटी देखी जाती है गुड्स को प्रोड्यूस करने की लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ एज कम्पेयर टू द competition or the competitor. So next is factor proportion theory. अब factor proportion theory के कुछ और names हैं like Hagsher-Ollin theory, HO theory, factor endowment theory. तो एग्जाम में किसी भी नेम से आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनके सारे ही नेम याद रखने हैं कि फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को आप Hagsher-Ollin थ्योरी भी बोलते हो, HO थ्योरी भी बोलते हो, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हो। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय एली हेग्शर एंड बर्टन ओलिन। तो ये थ्योरी किसने दी है? एली हेग्शर ने और बर्टन ओलिन ने दी है 1933 में। It focuses attention on how a country should gain competitive advantage by producing products that utilize factors that were in abundance in the country. So ये थ्योरी बताती है कि कैसे कंट्री अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कि ज़्यादा अबंडेंस सप्लाई में है उसकी कंट्री में, उनको यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है ओवर कॉम्पिटिटर्स। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ कंट्रीज प्रोडक्शन फैक्टर्स, लेबर, लैंड, कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ये जो थ्योरी है वो बेस्ड होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सो फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी स्टेटेड दैट कंट्रीज वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर्ड फैक्टर्स दैट वर इन ग्रेट सप्लाई एंड देयरफॉर चीपर प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो ये थ्योरी बताती है कि अगर आपके पास कोई फैक्टर है जो कि अबंडेंस सप्लाई में है तो उसका यूज करके किस तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करते हो ओवर कॉम्पिटिटर्स। सो ऑन द अदर हैंड कंट्रीज वुड इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्सेज दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई बट हायर डिमांड। अब इस तरीके से जो आपकी कंट्रीज में अवेलेबल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका यूज करके तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो और उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको एक्सपोर्ट करना है। वेरेज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी कंट्री में नहीं है, शॉर्ट सप्लाई में है, तो आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना और इंडिया में आपको लेबर्स बहुत चीप मिल जाते हैं, सो इन कंट्रीज को ऑप्टिमल लोकेशन माना जाता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स। सो ये थे हमारे क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे हमने बात की मर्केंटिलिज्म थ्योरी की, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की और कंपैरेटिव एडवांटेज एंड फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।